आइए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। हमने इसी सेशन पे ऑलरेडी ये ग्रुप डी का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और दो चार सेट लगभग 5 सेट हमने करा रखा है। देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस चैनल पे जाइएगा ना, तो इस प्ले लिस्ट में जाना है। यहाँ पे हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। इस प्ले लिस्ट में आपको सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी अलग से। जैसे देखिए रेलवे ग्रुप डी, यहाँ पे इंट्रो, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का है, सीजीएल का पेपर भी कराए थे, और भी एक दो गो है। प्ले लिस्ट अभी क्रिएट कर दिया जाएगा। इसमें रेलवे ग्रुप डी में जाइएगा तो इसमें देखिए 5 सेट हमने ऑलरेडी करा चुका है रेलवे ग्रुप डी के, जो भी फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के 17 अगस्त से शुरू हुआ था। 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट का है, ठीक है। 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट का है। फिर 18 अगस्त का 2 शिफ्ट का हमने करा दिया है। आज तीसरा शिफ्ट का करेंगे, ठीक। उसके पहले यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से, और लोगों को भी जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, चैनल को ग्रोथ करवाइए और आगे बढ़ाइए, लोगों को भी जोड़ते रहना है। आइए देखते हैं आज के सेशन के बारे में। रेलवे ग्रुप डी सेट 6 नंबर है ये। हमने 5 ऑलरेडी करा चुका है इसी चैनल पे। आज 6 नंबर देखेंगे। तारीख क्या रहेगा हमारा? तारीख रहेगा हमारा 18 अगस्त 2022, शिफ्ट थर्ड। 18 अगस्त 2022 शिफ्ट कौन सा भाई? थर्ड नंबर। ये कौन सा सेट है? तो ये 18 तारीख का है। देखिए 18 अगस्त का, देखिए हमने 18 अगस्त का 2 शिफ्ट करा दिया है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हमने इसी चैनल पे करा दिया है सॉल्यूशन। आज उसी का थर्ड शिफ्ट वाला देखेंगे। अब ये कंटिन्यूस चलेगा, अब ये कंटिन्यूस सेट प्रैक्टिस चलेगा। आपको क्या करना है, बढ़िया से देखना है और कोशिश करना है 2 गुना स्पीड पे देखिए आप। अगर यदि थोड़ा स्लो लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 2 गुना स्पीड पे, 1.5 गुना स्पीड पे करके आप देख लीजिए, उसको फटाक फटाक रिविजन हो जाएगा। आज शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस करेंगे। कॉपी कलम ले लेना है और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट मिले, नई चीज़ें, उसको क्या करना है, फटाक से नोट कर लेना है। नई नई चीज़ें जहाँ पे मिले हम कोशिश करेंगे कि लिख दे उसको, ताकि आप भी कॉपी पे लिख लें। नई चीज़ें जैसे ही आएगी हम कोशिश करेंगे वहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। आइए देखते हैं आज एनालिसिस में क्या है, कैसा है क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का दे रखा है। बोला सर एक कार 5 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसका स्पीड 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो ये इतने किलोमीटर की दूरी कितने देर में समय है, यानी टाइम हमसे पूछ रहा है। कैसा टाइम भाई? तो इतना दूरी तय कराना है, कितने देर में तय करेगी। हमसे स्पीड पहले नहीं पता है, फटाक से क्या करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये दिखाई देगा। पहले इसका स्पीड कितना था नहीं पता है, फटाक से भागा लगाओ। तो बोले सर 5 से भागा लगाएंगे इसको। अभी अभी इधर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? हाँ चलो दिखाई दे रहा है। 5 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 5 के 275। तो इसका जो अभी स्पीड है, प्रेजेंट में स्पीड है सर, बोलिए सर 5 भाग लगा लीजिए, ये 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी उसकी कार की स्पीड कितनी है? 55। बोले और बोलो, तो बोले सर 5 उसका स्पीड कम कर दीजिए, यानी अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा? अब उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 50। और बोले तो अब 50 का स्पीड से सर उसको कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा। स्पीड 5 कम कर देंगे, कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा। बाद खत्म, आगे बढ़ते रहना है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे रखा है। बोले इसका हमको क्या बताइए, मूल बताइए। देखो अगर ये 6 नहीं रहेगा ना, अच्छा इसका भी एक ला देंगे पूरा कॉन्सेप्ट, जिस निर्देशांक ज्यामिति का इसी चैनल पे डाला है। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, उसको एक बार देख लेना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये भी एक दिन निकाल करके डाल दिया जाएगा वीडियो। आप रूट निकाल लीजिए, रूट एनिमल्स, ठीक है। इसको देखो कुछ करेंगे नहीं, ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ो। इसका अगर कैलकुलेशन करने के लिए द्विघात समीकरण का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? बोले सर ये जो भी है इसको अगर हमको माइनस पी करना है तो आप क्या करिए, 9p + 5p कर दीजिए। -9p में से 5p कर दीजिए, सॉरी 5p नहीं, कितना p? 4p। ये फिर वापस -5p हो जाएगा, क्योंकि इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6p² - 9p + 4p और -6 = 0। अब कॉमन लेना है, और भी तरीका है, अभी इसको आगे बढ़ो, सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे? 3p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3p और माइनस कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ से 2p कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चाहिए? 3। आपको पता है 2 गो इक्वेशन बना, एगो 3p - 3, एगो 3p + 2। तो यहाँ से अगर चलो लिख दे रहे हैं, 2 गो बना, 3p - 3 और एगो 3p + 2 बना। तो यहाँ से p का मान हो जाएगा -3 सॉरी यहाँ पे कहाँ, अच्छा यहाँ पे 2 होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। 2p - 3 और ये हो जाएगा 2p + 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
हिल जा रहा है कि ये, चलो अब ठीक है ना, चलो अब ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। तो ये हमारा हो जाएगा 2p माइनस 3 और 3p प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 0। तो यहाँ से 1 मिनट मिटा लेते हैं। इस वाले से p बराबर होगा 3/2 और एक बार p बराबर कितना हो जाएगा -2/3। इस p से कितना हो जाएगा -2/3। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा बी। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। एक देख रखा है ये पाई चार्ट का, पाई चार्ट नहीं, चलो देखते हैं इसको भी। बोल रहा है नीचे पढ़ो, हमेशा नीचे, ऊपर नहीं ध्यान देना है, नीचे देना है। बोल रहा है कितनों लोगों को मिंट के स्वाद वाली आइसक्रीम पसंद है लेकिन केसर के स्वाद वाली पसंद नहीं है। मिंट देखो 3 तरह के क्या दिया है आइसक्रीम का, 3 तरह के आइसक्रीम का प्रकार दे रखा है। कुछ लोग हैं जिसको 3 तरह के आइसक्रीम का पसंद है, मिंट, वेनीला और केसर। बोल रहा है कि देखो कितने लोग ऐसे हैं जिनको मिंट वाली तो पसंद है लेकिन केसर के स्वाद वाली नहीं है। मिंट वाली पसंद है, मिंट वाली कितने भाई, मिंट वाली कितने, केसर वाला नहीं। यानी कि इसका पूरा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41। आगे बढ़ते हैं। एक परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है। लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं, ठीक, मैन और बच्चे, ठीक। यदि उनमें से 40% पुरुष है, मान लो 100% है टोटल, कितने 40 जैसे बनाना है बना लो। 35% क्या है, महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, ये 40 है ना, तो ये हो जाएगा 25, 30 30 60 40, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि यदि उनका औसत वजन 70 60 और 30 है, यानी इसका 70, इसका 60 और इसका कितना, ये कटने लायक रहे तो कटा लो, नहीं कटने लायक रहे छोड़ दो, ये 0 है ना, और आसान रहेगा कैलकुलेशन। तो हमसे बोल रहे हैं पूरे समूह का औसत वजन, औसत वजन कितना है। टोटल समूह में टोटल कितने हो गए 100। औसत वजन निकालने के लिए हमको पता नहीं, यहाँ पे मान लेंगे कि XYZ जो मानना है मान लो, ठीक। अब ये गुना करा लो, 7 चौका 2800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 18 2100 हो जाएगा, और ये 25 3 75 750 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 100 के क्या माने, के माने उसका औसत वजन, ठीक है। ये हो जाएगा 29 49 1 50 यानी कि 56 50। ये हो जाएगा 56 50 बटे 100 200 ना, यहाँ पे यानी कि 56 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। ये लोग का औसत वजन कितना है भाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा, बी, 56.5 kg। देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है। जो आसान क्वेश्चन दिया है उसमें उलझे नहीं रहना है, बनाना है, नए कॉन्सेप्ट को सीखना है, आगे बढ़ना है। देखो एगो फिर दे रही है, बोल रहा है कितने लोग, उधर नहीं देखना है, कितने लोग एलर्जी कौन सा है, ये वाला एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं लेकिन सामान्य सर्दी से नहीं, यानी कॉमन कोल्ड से नहीं होना चाहिए, इन दोनों से पीड़ित है और इन दोनों में कॉमन एक ही है, कितना 17। आगे बढ़ते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, बोल रखा है कितना 325 गुना 5 इतना गुना इतना इतना और इतना का हमको मान बताइए, खुद से बना लो, है ना, खुद से बना कर हमको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है कितना आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का फिर क्वेश्चन दे रखा है, ये कट जा रहा है का बउआ, नहीं चलो दिखाई दे रहा है। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, 8 का स्क्वायर और 3 का क्यूब और ये 64 है, ये कितना है 81। देखो 8 का स्क्वायर है, ये 64 किसका स्क्वायर है 8 का, यानी कि 2 है 8 तो 1 8 कट जाएगा, जैसे ही इसका वर्ग निकालेंगे। ये 9 है यानी कि 9 का है, 3 गो है तो 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 3 गो है, 2 गो कट गया तो कौ गो बचा, 1 3 बचा, यहाँ पे 1 8 बचा और यहाँ पे 1 3 बचा, 8 तिया 24। बात खत्म। बाकी आराम से बनाना है, बनाते रहो, आराम से नहीं बनाना है। जो चीज़ें आसान है, जो चीज़ें 1 सेकंड में बन सकती है उसको बनाइए और आगे बढ़िए। टाइम नहीं बर्बाद करना है, चाहे एग्जाम हो चाहे घर हो। जो समझने लायक क्वेश्चन है उसी पे टाइम दीजिए ताकि अच्छा रहे, है ना। अब फालतू के चीज़ों पे टाइम एक्सपेंड करिएगा तो जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, समझने लायक है, उस पर फिर टाइम बचेगा नहीं। इसलिए कोशिश करना है कि जो आसान है सेकंड भर में मार के निकलना है, ठीक। जिससे देखो एक एज का क्वेश्चन दे रखा है, एक फादर और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है। ये कब का योग है भाई, अभी प्रेजेंट का। अगले लाइन में हो रहा है 8 साल पहले उनकी पुत्री की आयु, पिता की आयु पुत्री की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद देखो योग दिया है, प्रेजेंट का रेशियो दिया है 8 साल पहले का, रेशियो दिया है कब का 8 साल पहले का। फादर और सन ये सब कुछ नहीं लिखना है, सीधे 8 लिख देते तो समझाने के लिए। फादर 7 गुना है तो 7, और ये पुत्री कितनी हो जाएगी 1, जिससे बोले उसको 1, पिता कितने हैं 7 गुना। हम बोले योग जो है प्रेजेंट का योग है, प्रेजेंट में योग कितना है दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट में योग कितना है दोनों का 80 वर्ष। हम बोले रेशियो कब का है तो 8 साल पहले का था, 8 साल पहले दोनों का योग कितना हो जाएगा -16 घट जाएगा। -16 क्यों, क्योंकि 8 पुत्री के लिए और 8 पिता के लिए, टोटल उम्र में कितना घटेगा 16। यानी कि अभी उन दोनों का, यानी कि 8 साल पहले उन दोनों का रेशियो में उम्र कितना था 8, लेकिन 8 साल पहले था कितना 64। 8 का मान 64 तो 1 का मान कितना 8। पुत्री का उम्र
8 साल पहले कितना था, 8 साल पहले 8। ये क्यों निकाले, क्योंकि हमसे अगले लाइन में पूछ रहा था कि अब से 8 साल बाद पुत्री की उम्र बताइए, पुत्री की। हम बोले कि ये 8 साल उम्र किसका निकाले, तो बोले सर कि ये डाउटर है, डाउटर, सन लिख दिए कोई बात नहीं, यानी उसका पुत्र पुत्री जो भी है उसी का उम्र है, ठीक। यहाँ पे डी लिख लो, डी यानी डाउटर, उसकी पुत्री का उम्र है 8 साल। हम बोले कब का, तो 8 साल पहले का। 8 साल बाद जाने के लिए पहले प्रेजेंट में आना होगा, क्या करना होगा, पहले प्रेजेंट में आना होगा। ये 8 साल पहले 8 है तो प्रेजेंट में आने के लिए 8 जोड़ेंगे, यानी 8 8 16। और 8 साल बाद जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 16, यानी कि 8 साल बाद, 8 साल बाद उसकी पुत्री की उम्र कितनी साल हो जाएगी, 24 वर्ष। और भी तरीका है, ये सब मुखड़ी बनाना है फटाक फटाक। चलो एक देखो HCF LCM का क्वेश्चन है, बोल रहा है इतना और इतना का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब ऐसी संख्या, HCF कभी भी ऐसी संख्याएं होती है जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं हो, जो दी गई संख्याओं को काट दे, क्या करे, काट दे। और LCM दी गई संख्याओं से कट जाए, उसी को LCM कहते हैं, ठीक। और HCF क्या होता है, जो दी गई संख्याओं से क्या हो, कट जाए। जैसे जो भी संख्या है ना, जो भी संख्याएं हैं उसको ये क्या करे, काट दे। तो बोली सर कि काटने के लिए तो 12 भी काट देगा, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा से बड़ा वो संख्या होना चाहिए जो काट दे, ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें यही दिख रहा है 36, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आ जाओ, एक और क्वेश्चन दे रखा है, तो डी का थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट। चलिए, एक क्वेश्चन देख रखा है, बोल रहा है कि एक समलम चतुर्भुज है, ठीक। ये समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4, अच्छा समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सार्व अंतर के, यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक, के साथ एक समानांतर श्रेणी में, अच्छा समानांतर एपी में है, ठीक। यदि उसकी ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, अच्छा एच का जो मान होना चाहिए ना वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक। और बोल रहा है समलम चतुर्भुज का एरिया इतना है, अच्छा एरिया दिया है ना जी, कुछ ना कुछ देगा वो, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई और छोटी का, चलो देखो, एक तो कुछ नहीं वैल्यू दिया है, और हमको पता है कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है, बोले सर 1/2, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, पैरेलल भुजाओं का है योग होता है, ठीक। और गुना क्या होता है, ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का योग, किसका योग, समानांतर भुजाओं का योग, ये एरिया होता है। हम बोले एरिया बराबर दिया कितना है, तो बोले सर एरिया बराबर दिया है 160, और हमसे इन दोनों का मान दिया नहीं है, इन दोनों का मान दिया नहीं है। तो देखो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि 160 आना चाहिए। यानी क्या हम इसको दूसरे लाइन में कहें कि सर मान लीजिए जो भी इसका L1 होगा, या फिर साइड 1 हम लिख लेते हैं, मान लो 2 को भुजा है ना समानांतर, तो मान लो एक भुजा को S1 मान लीजिए, दूसरा भुजा को S2, और सर H को H आप रहने दीजिए, और इसका मान ये 2 इधर है, यानी कि जो भी यहाँ पे S1 S2 और हाइट जो भी होगा गुणा कराइएगा, आपको 320 लाना है। देखो एक तो तरीका है कि समानांतर श्रेणी का कुछ भी मान लो, जिसको H मानोगे तो ये क्या होगा, H-4, और ये H-8 होगा, क्योंकि H सबसे बड़ा है। एक ये तरीका हुआ जो लीनियर इक्वेशन बनेगा। दूसरा तरीका ये है कि खुद बोल रहा है कि 4 के सार्व अंतर हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्याएं ये होगी, जो भी S1 S2 और H होगा वो 4 से कटेगा, 4 से क्या होगा, कटेगा। इसका मतलब क्या हम H का मान 4 रख लें, तो अगर H का मान क्यों, H से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि खुद बोल रखा है यदि ऊंचाई सबसे बड़ा पद है, तो देखो ये 4 जैसे ही इसको रखोगे ना, तो ये 4 4 घट के S2 क्या हो जाएगा, 0, इसलिए 4 से तो ज़्यादा ही रखना होगा। 4 ही नहीं, यहाँ पे ऐसा करना है कि 4 का डिफरेंस यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 है, यानी कह सकते हैं सर अगर इसको 8 रखिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी 8 से भी बड़ा, यानी कि 12 रखना होगा। कम से कम हमको क्या रखना होगा, H12, ताकि 0 ना बने। तो मान लो हम H12 रख दिए, H क्या रख दिए, 12, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो H कितना रख लिए, 12, और S1 कितना हो जाएगा, तो बोले सर कि 4 का कॉमन सार्व अंतर होना चाहिए, इसका मान ये 8 होगा, और ये कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि H बड़ा है, H बहुआ बड़ा है, ध्यान देना है, खुद बोला है कि इसका मान बड़ा होना चाहिए। तो अब इसको गुणा कराने पे हमको 320 आना चाहिए। ये देखो 8 4 12 12 144 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मान सर H का मान 12 नहीं होगा, कहाँ गया जी, ये साला हिलने क्यों लग रहा है। चलो ठीक दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, 1 मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इसका मतलब ये तो हो गया कि सर ये 12 नहीं हो सकता H। हम बोले तब 12 सब आगे बढ़ते हैं, चलो इसका देखते हैं कितना, 16, इसका कितना देखते हैं, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 4 का डिफरेंस पे होना चाहिए, ये बड़ा है तो इससे छोटा, इससे छोटा होना चाहिए। तो बोले सर 12 8 20, और 20 गुना 16 होता है सर 320, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये सही हो गया।
इसका मान एच का मान 16, S2 का मान कितना 12। हमसे पूछ रहा है कि बड़ी वाली भुजा कितनी है, बड़ी वाली भुजा कितनी है 12, छोटी वाली भुजा कितनी है 8, 4 से कटा लो, 4 से कटा लो, 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8। ऑप्शन कौन सा डी, ऑप्शन कौन सा डी, बात खत्म। आगे बढ़ो। एक SI का क्वेश्चन दिया है, SI का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज, साधारण सा ही बना के काम खत्म करो। बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है धनराशि को जब इतने वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी को दिया गया, ठीक, निवेश किया गया, तो 2 वर्ष बाद उसे टोटल कितना मिला। अब मैं पूछूं कि 8,250, हमसे क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है, साधारण ब्याज। SI पूछ रहा है कि ब्याज बताइए। हम बोले कैसे, बोला सर कुछ पैसा है, उस पैसे को हमने क्या किया, एक उस पैसे को 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए कहीं पे निवेश कर दिया। जो पैसा हम देंगे, जो भी पैसा देंगे 1,000, 2,000, 10,000, उस पर ब्याज मिलेगा कितना परसेंट, 12.5%। हम बोले ये क्या है, तो बोले सर ये ब्याज नहीं है, ये टोटल 2 साल में उसने 8,250 रुपया दिया। इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों है, यानी ये मिश्रधन है। क्या है, अमाउंट जिसको बोलते हैं, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है, अमाउंट बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल और प्लस ब्याज दोनों है। हमसे सिर्फ ब्याज चाहिए। ब्याज निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे कि ध्यान से सुनो, ये क्या है भाई, अमाउंट। हम बोले 1 साल में कितना 12.5%, तो 2 साल में कितने 25%। 1 साल में 12.5% ब्याज देंगे तो 2 साल में 25%। यानी अगर उसको देने जाएंगे ये रुपया, तो परसेंटेज में कितना देंगे 125%। ये कहाँ से आया। 2 साल बाद उसको हम अगर अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं, फिर निवेश का पैसा लेने चाहते हैं, तो हमसे कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा 8,250। परसेंटेज में कितना 125%। क्यों, क्योंकि 100% मेरा मूलधन, 25% ब्याज, टोटल 125% मिलेगा। हम बोले और बता 25% का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ ब्याज बताइए सर, ब्याज कितना परसेंट है 25। 1 साल में 12.5 तो 2 साल में। अब ये 25 5 125, 5 से कटा लो, 16 5 80 और 50 25, यानी कह सकते हैं 1650। ऑप्शन कौन सा बी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछ रखा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पढ़ाए हैं हम, फर्स्ट डी ही नहीं पढ़ाए हैं, हालांकि इस पर भी वीडियो आएगा, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट आएगा खतरनाक। चलो देखो, बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ये लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। मूल्य की प्रकृति बताइए कि मूल्य कैसा होगा। देखो जब ये पढ़ेंगे ना, तो एक होता है डिक्रीमिनेंट, ठीक है, उसको हिंदी में विभक्ति कर बोलते हैं। वो ये बताता है कि मूल्य कैसा होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अगर मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य होगा कि कैसा होगा, काल्पनिक होगा, ठीक। उसके लिए हम उस दिन बताए थे कि डी निकालना होगा। डी को क्या बोलते हैं, डिक्रीमिनेंट विभक्ति कर। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इंडिकेट करता है कि अगर डी का मान 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, कि 1 के बराबर आएगा, या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक। वो बताता है कि मूल्य की प्रकृति क्या होगी। तो उस दिन फर्स्ट डे जाकर देखिए, सेट 1 में इसको बहुत अच्छा से समझाएं। अभी देखिए, ये डी इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम देख रहे हैं कि डी का मान क्या आ रहा है। और डी का मान 0 आ जाए, डी का मान या तो 0 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। बी स्क्वायर, बी कितना है, तो बोले सर -5, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 4ac यानी 7 चौक कितना है 28, -3। बोलता है कि अगर डी का मान 0 से क्या आ जाए, 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक। 0 के बराबर रह जाए तो उसका मूल्य होता है, ठीक। आगे बढ़ो। चलिए इसको बनाइए थोड़ा सा। बोल रहा है कि किसी बिल पर इतना % की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट, विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो बिल की वास्तविक राशि कितना है। देखो कोई आर्टिकल खरीदने गए, तो हमसे जो दुकानदार है बोल रहा है कि सर 2 तरह की छूट है। या तो आप ये बोलिए कि आप सीधे हमसे 32% का डिस्काउंट ले लीजिए। हम बोले और बता दूसरा तरीका। बोल रहा है कि नहीं, एक और तरीका है, या तो आप 20% और 20% की 2 छूट लीजिए, ठीक। तो हम बोले 20% से ऐसे सोचोगे तो 20 दूनी का 40% का डिस्काउंट हुआ, लेकिन नहीं, 40% का डिस्काउंट नहीं होता है। वो टोटल कितने हो जाएगा 36%। कैसे, इसको निकालने के लिए बहुत तरीका है, 4/5 से 4/5 जैसे निकालना है। जब सिंपल डाटा दे तो बार बार बताते हैं, ऐसे निकाल लो, a+b और a-b पे काम खत्म करो, ठीक है। ये हो जाएगा 20 दूनी का 40, 20 40 और 400 बटे यानी 4 घट जाएगा 36%। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 32% का छूट लिए हैं तो कितना मिलेगा हमको डिस्काउंट, सिर्फ 32। और 20% के 2 छूट लिए हैं तो हमको टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा 36%। हमको परसेंटेज में टोटल कितना का डिफरेंस आएगा 4%, यानी इस पे लेंगे तो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन रुपया में हमको ₹1 का मिल रहा है डिस्काउंट एक्स्ट्रा। मूल्यों के बीच का अंतर 25, 4 का मान 25, ये परसेंटेज हटेगा, इधर बट्टा में आएगा क्या चीज़, बट्टा में 100, इधर गुना में 100, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 25 625, यानी उस आर्टिकल का प्राइस कितना था भाई 625। चलिए एक और देखते हैं, ये बड़ा क्यों हो जा रहा है।
चलो इसको बनाओ, इस भी बताए हैं सेट में सब पीछे वाला। चलिए पीछे वाला सेट में ये भी पढ़ाए हैं, क्या बताए हैं देखो। यदि हमसे भुजाओं की संख्या कभी पूछे ना, भुजाओं की संख्या, तो हमेशा 360 लिखो ऊपर, ठीक, और बटे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण लिखो। बाह्य कोण कैसे, जब आंतरिक कोण, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे आंतरिक कोण कितना है, आंतरिक कोण कितना है, ये आंतरिक कोण जैसा भी मान लो, चलो इधर भाग्य का जी, चलो आंतरिक कोण कितना है 160, तो बाह्य कोण कितना होगा 120, बाह्य कोण कितना होगा 20, बाह्य कोण कितना होगा 20, क्योंकि आंतरिक एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180, यानी कि अगर आंतरिक कोण 160 है तो बाह्य कोण कितना होगा 20, यानी कह सकते हैं कि सर इसमें भुजाओं की जो संख्या होगी कितने हो जाएगी 18। पीछे का सेट देखिए, इसको डिटेल में बताएं, ठीक। ये ऊपर क्यों भाग जा रहा है, नीचे आओ ना जी। चलो बोल रहा है राजू और रमन किसी काम को, टाइम मैनेवर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलो देखते हैं इतना इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि राजू से शुरू करके एकांतर दिनों में काम करे, अल्टरनेट काम कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ, मतलब एक साथ काम करके नहीं जा रहा है, पहले राजू आएगा फिर कौन आएगा, रमन आएगा। चलो देखते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिखाएं। सबसे पहले जो भी दे उसका नाम लिखो, एक राजू है एक रमन है, ठीक। हम बोले वो काम कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और ये कितने दिन में 16 दिन में। हम बोले कि अल्टरनेट करेगा तो कितना दिन में करेगा, छोड़ छोड़ के, यानी कि पहले राजू आएगा फिर रमन आएगा। तो आपका पहला सवाल ये होगा कि सर ये बताइए काम है कितना, राजू रमन 12 दिन 16 दिन में कर रहा है, कौन सा काम, कितना काम, 10 20 30, यानी टोटल वर्क पहले निकालना होगा। और टोटल वर्क निकालने के लिए सिखाए हैं, इन दोनों का क्या निकालो, इन दोनों का क्या निकालो, एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अब क्या करो, ये हो जाता है टाइम का और ये होता है इफिशियंसी का रेशियो, यानी कि अब ये निकाल रहे हैं कि, और बारी बारी से इसको भाग लगाना है, क्या निकालें एफिशिएंसी, मतलब कहना चाहता है कि राम एक दिन में कितने काम, 4 काम, रमन एक दिन में कितने काम भाई, तो 3 काम, इसकी इफिशियंसी है क्षमता। अब ध्यान से सुनो, अगर रमन पहला दिन आएगा, ये रिपीटेड हो सकता है हमेशा बार बार, ये सब समझिए रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा समझ लो, पहला दिन हुआ, मान लो पहला दिन, तो पहला दिन कौन आएगा राम, और राम आएगा तो को काम करके जाएगा 4 गो। फिर अगला दिन कौन आएगा रमन, और रमन आएगा तो को काम कर जाएगा 3 गो। फिर अगला दिन कौन आएगा राम, और फिर को हो जाएगा 4, ये रिपीटेशन होगा। यानी कह सकते हैं सर एक दिन और एक दिन, टोटल 2 दिन में काम कितना हो गया 7, टोटल काम कितना हो गया 7। और ध्यान देना है जो काम शुरू करता है वहीं जब काम फिर से आएगा ना तो वहीं आता है, क्योंकि जैसे देखो कहना क्या चाहते हैं, अगर राम काम शुरू किया ना तो खत्म करेगा रमन, ठीक। अभी और समझ में आ जाएगा, यानी कि 2 दिन में 7 काम। हम बोले और बता टोटल काम कितना कराना है 48, तो हमेशा ऐसे अंक से गुणा कराते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो, भले इसके बराबर हो जाए लेकिन कम, सॉरी ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए लेकिन कम ना हो। यानी कि 6 से गुणा करा, ये क्या निकाला है कि दोनों तरफ 6 से गुणा करा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 दिन में 7 काम, तो 42 काम करने में को दिन, यानी कि 6 दूनी का 12 दिन में, 12 दिन में दिखाई दे रहा है ना, 12 दिन में, थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, 12 दिन में 42 को काम हो गया, 7 6 42 गुणा करा दिए, वहीं सीक्वेंस वाइज जब चलेगा तो 2 दिन में जब 7 काम तो 42 काम करने में को दिन लग जाएगा 12 दिन, 42 काम क्यों, क्योंकि 48 को था। अब देखो अगला अभी 42 को काम हुआ, अभी 48 को काम कराना है, 7 से गुना करा देते हैं 49 हो जाता है, यानी कि अगला दिन फिर आएगा कौन ना कौन। हम बोले कौन आएगा, तभी बताएं कि राम काम शुरू किया था तो खत्म कौन किया था रमन, वापस फिर काम पे आएगा तो कौन आएगा राम, कौन आएगा राम, ठीक। राम को वो काम करके जाएगा 4 गो, कितने काम करेगा 4, क्योंकि पहला दिन आएगा और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। हम बोले काम हो गया, तो बोले सर नहीं 42 है 4 46, अभी भी 2 गो काम है। हम बोले टाइम कितना हो गया, यहाँ पे देखो टाइम कितना हो गया 13 दिन। अब देखो काम कितना बचा है 2, और ये काम करने कौन आएगा रमन, और रमन काम से टाइम पूछ रहा है, रमन की एफिशिएंसी कितनी है 3, रमन की एफिशिएंसी कितनी है दिखाई दे रहा है ना 3, यानी कि रमन का जो समय लगेगा, रमन का समय वर्क बटे टाइम, यानी 2/3, यानी कह सकते हैं जो टोटल टाइम लगा, देखो 12 दिन एक 13 दिन, यानी कि टोटल जो डे लगा, टोटल डे 13.2/3 दिन, 13.2/2 कौन सा, ऑप्शन ए, क्लियर है। चलो ये ऊपर क्यों भाग गया है सब, चलो एक देख रखा है, 2 संख्याओं का योग कितने हैं भाई 32, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। अब ऐसा ऐसा भी सवाल ग्रुप डी देखो बार बार बता रहे हैं, 30 25 जो भी क्वेश्चन है उसमें सब कैलकुलेशन वाला नहीं देगा, बहुत ईजी देगा, 2 4 ही देगा, इसलिए कोशिश करना है जो आसान है उसको सेकंड भर में मार के निकलना है,
और जो है वैसा उसी में टाइम देना है। अभी बताओ इसमें 32 है दो संख्याओं का योग, उसमें से बोल रहा है कि 18 अधिक है, तो 18 पहले से ही घटा लो ना जी। 18 घटाओगे 14, और 14 का आधा करो 7, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 18 7 कितना भाई 25। 18 7 कितना 25। अब आ जाओ अलजेब्रा का सबसे फेवरेट की, तो सारे एग्जाम में एक एक पूछ रहा है। जिसे देखो हमसे इसका वैल्यू दे रखा है 18 और बोल रहा है कि डी बड़ा है 1/d, तो बड़ा ही होगा। तो डी क्यू देखो इसका मान क्या होता है, के क्यू माइनस में है तो प्लस में होता है, के क्यू प्लस 3 के, यानी कि जो भी मान होगा। जैसे देखो अगर इसका मान निकालना है तो a माइनस 1/a डी है ना, तो चलो हम डी लिख दे रहे हैं। d माइनस 1/d बराबर अगर k है, d माइनस 1/d बराबर k है, तो डी क्यू माइनस 1/d बराबर क्या होगा, के क्यू प्लस 3 के, माइनस में है तो प्लस में होता है। इसका मतलब हमको d माइनस 1/d निकालना होगा। और बउआ मोरे यहाँ से d माइनस 1 अगर d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अगर दोनों तरफ -2 करके इधर भी -2 करोगे तो ये फार्मूला पे आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। ये 2 और d और गुना 1/d करोगे, दिखाई दे रहा है ना, तो कट जाता है ठीक। तो d माइनस 1/d कितना आ जाएगा 4। अब इसका मान हमको निकालना है, तो 4 का क्यू 64 प्लस 12, सॉरी 4 का क्यू, अरे यार ये तो भाग ही में रहा है। 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64 और प्लस 12 कितने हो जाएगा 76। ऑप्शन इसका कौन सा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कैलकुलेशन दे रखा है, देखो थोड़ा सा फंसाने के लिए देता है और कुछ है नहीं इसमें। देखो ये बोल रहा है इन्वर्स लगा दिया, अगर ये इन्वर्स नहीं लगाता -3 तो सिंपल क्या करते 1/3 का पावर क्यू, लेकिन जब वो इन्वर्स करता है ना, नहीं उल्टा दिया है, उसको उल्टा हमेशा समझना है ठीक। माइनस लगता है माने इन्वर्स है, वो उल्टा है तो हम भी उलट देंगे, यानी कि वो 1/3 के पावर -3 है तो हम तो 3 के पावर -3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 27। और इसको भी उलट देंगे, 5 के पावर 4 कितना होता है 625। इसको भी उलट देंगे, माइनस है ना तो हम भी उलट देंगे इन्वर्स करके, 25 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 850 और 27 877, काम खत्म। चलो एक और देखते हैं। बोल रहा है कि मोहित का वेतन इतना है, मोहित का वेतन अभी कितना है 15,000 रुपया कमा रहा है मोहित महीना। वो 5,000 रुपये घर के किराए पर और 2,000 रुपये बिलों पर और बाकी रकम अपनी मासिक बचत पर खर्च करता है। अब बताओ अगर महीना बचा भी रहा है वो भी बोल रहा है कि खर्च कर रहा है, चलो कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि सर वो 15,000 कमाया तो 5,000 तो उड़ा दिया किस पे, किराया पे, और 2,000 बिजली बिल वगैरह कुछ पे उड़ा दिया, 7,000 रुपये उड़ा दिया। उसके पास अभी भी कितने हज़ार बचा, 8,000 अभी भी बचा है। तो हमसे पूछ रखा है कि एक साल में उसकी बचत का पता लगाएं अगर उसने अपनी जन्मदिन के माह में जन्मदिन के महीने के लिए पूरी बचत उड़ा दी। मतलब देखो 12 महीना कमाएगा, एक महीना में 8,000 बचा था तो 12 महीने में 12/98,000, लेकिन नहीं, एक महीना जिस महीना में उसका जन्मदिन था बोल रहा है कि जो बचत होने वाला था यानी 8,000 जो बचाने वाला था वो नहीं बच पाया। क्यों, क्योंकि उसका जन्मदिन बा उड़ा दिया, यानी कि टोटल 11 महीना बचाया है, यानी कह सकते हैं उसकी मासिक यानी सालाना बचत कितनी है 88,000। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये तो इसका फेवरेट क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का। बनाइए। अरे समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने की तुलना में 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में इतना अधिक। देखो एक बता रहे हैं, जब ये एंगल होता है ना, एंगल तो यहाँ से जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, थोड़ा समझाने के लिए 1 मिनट, इसका कॉन्सेप्ट ये है यूज होगा जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे चाहे ट्री को, तो और काम आएगा। अभी थोड़ा सा समझ लो। मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये कहाँ पे है, एंगल है ये, तो अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर जाएगा ना तो एंगल का मान बढ़ता है। जैसे एंगल मान लो यहाँ 10 से इधर आएगा तो क्या होगा 20 से इधर आएगा तो और क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आते आते 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, अगर ये सीधा है तो इसका मतलब हम क्या सीखे कि इधर से इधर आने पे एंगल बढ़ता है और इधर से इधर जाने पर एंगल का मान क्या होता है घटता है, थीटा का मान क्या होता है घटता है। यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा उसका। देखो बोल रहा है कि समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार है, ये मीनार हो गया, इसका कुछ ना कुछ छाया बनेगा, कुछ ना कुछ छाया बना, और ये उसका छाया बन रहा था, ठीक। छाया जो है उस मीनार से 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। कितने डिग्री का एंगल बना रही थी छाया। अब बोल रहा है कि छाया अब 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, अब 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसीलिए पहले ही समझा दिए, जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा उसके आगे बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इधर जाने पर एंगल का मान बढ़ता है, यानी और इधर जाओगे तो 62 61 63 64 इधर होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है कि जब यहाँ पे था
और यहाँ पे आ गया, तो अब मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ छाया बन रहा होगा 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जो भी हो। अब उसकी छाया इसकी तुलना में इतना मीटर अधिक बन पा रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ उसकी छाया कितनी बढ़ गई, 40√3 मीटर। यानी से यहाँ से छाया की लंबाई कितनी है, 40√3। जब ट्रिगो पढ़िएगा, फिर ट्रिगो मैं पूछूँ ऐसा कुछ का मान निकालो, हाइट हमको तो ये हाइपोटेनस कर्ण से कोई मतलब है नहीं, हम सबसे पूछ रखा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई इसका माने पूछ रहा है। अब ऐसा जो भी साइन कॉस जो भी लगाना है लगा लो, पर ऐसा लगाओ आसान चीज़ कि कर्ण से हमसे क्या मतलब, हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए। tan 60 का मान होता है √3 और बटे 1। tan 60 का मान कितना होगा, √3, और ये tan 30 का मान कितना होता है, 1, और ये कितना हो जाएगा, यानी कहना ये चाहता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, वहीं लिखे हैं लंब बटे आधार, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि 60 का मान यहाँ पे 60 में जब, यानी कि इसी मीनार की लेंथ अगर 60 डिग्री एंगल से देखा जाए तो कितना है, √3। 60 डिग्री के एंगल से देखा जाए तो √3, और वहीं अगर 30 डिग्री के एंगल से देखा जाए, 30 डिग्री के एंगल से, तो उसी मीनार की लेंथ कितना है, 1। मीनार एक ही है, लेंथ की लंबाई क्या होगी, समान होगी। कॉन्सेप्ट ये सब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो सब और अच्छी क्लियर समझ में आएगी। अभी समझो कि हाइट मीनार एक ही है, और इससे हाइट इसका कितना हो जाए, √3, और इससे 1। हम हाइट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, या तो इसको 1 बना दो या तो इसको √3 बना दो। हम क्या किए कि इसमें गुना √3 कर दिए, क्यों, क्योंकि ये भी √3 और ये भी √3, क्यों, अब हाइट दोनों के क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही √3 करेंगे, तो जब इसमें √3 करेंगे तो इसका मान भी √3 करेंगे, क्योंकि ये भी पूरे था 30 वाला, यानी ट्रायंगल जो एंगल 30 बना है उस ट्रायंगल का नाम क्या है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक। 60 वाला कौन है, छोटा वाला। तो बड़े वाला ट्रायंगल का ये जो लंबाई है, आधार कितना था, √3, तो ये √3 कितना हो जाएगा, 3, दिखाई दे रहा है ना इधर, 3। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है 3 है, और यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। रेशियो में कितना हो जाएगा, 2, और 2 का मान 20√3, तो 1 का मान कितना, सॉरी 2 का मान 40√3, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 से कटा लो 20√3, तो रेशियो 1 का मान 20√3। हमसे पूछ रहा है उसकी हाइट बताइए, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 और गुने 20√3, यानी कि 60 मीटर। उसकी लेंथ कितनी थी भाई, लंबाई 60 मीटर, ठीक है। चलिए अब एक सरल फिर ऐसे ही गुणा भागा करना है। कैलकुलेटिव देगा, रेलवे है, थोड़ा सा देगा, ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं देगा। बोले कि इसको आप सिंप्लीफाई करिए। देखो यहाँ पे गुणा रहता ना, गुणा ये प्लस माइनस रहेगा, बहुत आसान है। अगर गुणा रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, इसमें भी गुणा करा के फिर बारी बारी से गुणा कराना होता, लेकिन घटावा है, हम भी घटाव करेंगे। देखो ध्यान से, x³ यहाँ पे भी x³, 6x³ में से एगो x³ कटेगा, यानी 5x³ आएगा, सब में है 5x³, ठीक। आगे बढ़ो, अब x² है और कहीं x² नहीं है, यानी कि x² 6 से गुना करेंगे, यानी कि -12x²। दो गो ऑप्शन में है, बी और कौन सा, ए में। अब ये तो दोनों बराबर है, इधर देखते हैं 3 वाला में, 3 माइनस माइनस प्लस, ऑप्शन कौन सा, ए। जोड़ घटाव करा लो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए देखिए, बोल रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में कितने गोलाकार ठोस कंचे। देखो गोला है, और कंचा भी कैसा होता है, गोलाकार, वो भी गोला है, यानी कि 2 गोला, एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है। और है कि जो बड़ा गोला है उसकी जो रेडियस है कितनी है, 6। उसको क्या कर रहा है कि पिघला रहा है और उसको छोटे छोटे कंचा बना रहा है। इस कंचे की प्रत्येक की रेडियस कितनी है, 0.3। तो हमसे बोल रहा है कितने कंचे, यानी बड़ा कंचा में से छोटा कंचा बनाएंगे तो कंचे तो ज़्यादा होंगे। अब कंचों की संख्या निकालना है, तो बड़े वाला का आयतन को छोटे वाले आयतन से भागा करा लो। जैसे गोले का आयतन मैं पूछूँ तो 4/3 πr3, ये सब नहीं लिखना है, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। और छोटे वाला का कितना हो जाएगा, 4π3 πr3। अब वहीं r3 ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये कभी नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। देखो r3 यानी कि पहला का क्यू कितना हो जाएगा, 216, कितना हो जाएगा, 216, 6 का क्यू किए। दूसरा का क्यू कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा 27, और 0.3 है, यानी कि 3 को 0 ऊपर चल जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 8 7 56, यानी कि 8000। टोटल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8000। अगला देखिए, बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से, देखो इतना बेईमान है सब, कि एक तो आर्टिकल को कम वास्तविक वजन से कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि जो सामान दे रहा है वो भी कम तोल रहा है और पैसा भी ज़्यादा ले रहा है। ये सब टाइप जो भी फटाक फटाक बना, उसका कुल प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहे हैं। हम बोले देखो 25% लाभ इसका माने हुआ, क रुपये में बेचा, 125 रुपये में। 30% कम वजन तोला, यानी कि
हमको रुपया के, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अब हमेशा पैसा पे होता है, ठीक है। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा तो ये सब सारा यूनिट समझ में आता है कि कैसे ये होता है, ठीक है। अभी समझो 30% कम वजन यानी उसका सीपी हो जाएगा, यानी कि वो खरीदा यानी उसका क्रय मूल्य हो जाता है 1 रुपया 70 रुपया, और उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है 1 रुपया 125 रुपया। उसने प्रॉफिट कितना कमाया, तो बोले सर 55 रुपया। हम बोले 1 रुपया से 70 रुपया से प्रतिशत लाने के लिए 100 ये कटा लो, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 11 पचे 55 14 सत्ते 98, ये जीरो हो जाएगा 2 14 सत्ते 98, यानी कि 14 सत्ते यानी 7 बार में। ऑप्शन कौन सा, ए। कटा लो, डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर है, फटाक फटाक करना है, आगे बढ़ते रहना है। वो रखा है देखो, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल टोटल सरफेस एरिया इतना है। तो बेलन की हाइट हमसे पूछ रहे हैं, हम तुमसे बोले कि बेलन का, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है का, चलो अब दिखाई दे रहा है। ये बार बार कट क्यों जा रहा है, चलो इसको सुधारा जाएगा अगले वीडियो में। ये कट क्यों जा रहा है, चलो 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन है, उसका टोटल सरफेस एरिया इतना दे रखा है। तो हमसे बोले उसका हाइट बताइए। हम बोले कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया तुम बताओ। तो बोले सर बेलन का टोटल जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक। तो 2 और पाई का मान 22/7, आर कितना है बउआ 5, और एच और आर का मान कितने 5, सॉरी फिर भाग गया, चलो। और आर का मान कितने हैं, फिर मिटाओ ना जी, आर का मान कितने 5, क्योंकि देखो ये डाईमीटर है, व्यास, व्यास क्या होता है, रेडियस क्या होता है, व्यास का क्या होता है आधा। ये रेडियस नहीं दिया है, सॉरी ये डाईमीटर है, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख लो। आर बराबर कितना हो जाएगा 5, वहीं लिखे हैं 5 बराबर कितने 330। अब ये 22 5 110, 110 यानी 3 बार में कट जाएगा। अब हमको डायरेक्ट मान निकालना है, तो 7 का 21 और 21/2 यानी कि 10.5, यानी कि इंच बराबर 10.5 - 5 यानी कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, ज़्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। चलो ये तो दिखाई दे रहा है। देखो पाई चार्ट कभी भी ऊपर नहीं देखना है, नीचे देखना है। कहाँ देखना है, डायरेक्ट नीचे। बोल रहा है कि डेयरी उत्पाद कंपनी में किस शाखा के लिए दिए गए 4 वर्षों के लिए औसत उत्पादन न्यूनतम था यानी कम था। सबसे देखो एवरेज पूछ रहा है, और को कंपनी है XYZ 3 कंपनी को वर्ष 4 वर्ष, जिसका XYZ का निकालेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, वो इससे भी जिसका कम है उसका कम ही, जिसका कम है ऐसे भी उसका एवरेज क्या आएगा कम आएगा। जोड़ लो बारी बारी से XYZ का। एक्स का कौन है लाल वाला 50, 100 कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा आपका 200। हम बोले वाई का बताओ, तो ये हो जाएगा वाई का, तुम्हारा वाई का कौन है ये ग्रीन वाला, यानी कि 80 80 और 100 180। और जेड का कितना हो जाएगा, जेड का है काला वाला 45 40 80 8 5 120 25 यानी 180। जेड का कितना हो जाएगा 125। अब देख लो किसका कम है, वाई का, यानी किस शाखा का, यानी दिए गए 4 वर्षों में डेयरी उत्पादन वाई का सबसे क्या रहेगा कम रहेगा। ये पाई चार्ट है, कैलकुलेशन है। अब देखो ये रेशियो का क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं कि ये दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के क्या होता है बराबर होता है। ये गुणा करा लो, 8 5 40, 5 से कट रहे हैं ना 8, और ये 5 से 7 यानी 35 7 एक ही है। 35 गुना 7/8 यानी एक्स का मान इतना हो जाएगा। इसमें क्या सीखना है ना। फिर एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा सभी दिए गए वर्षों के लिए राज्य बी की अनुमानित औसत जनसंख्या। देखो सबके नहीं निकालना, स्टेट ए है और स्टेट बी है, बी का निकालो और कौ है 1 2 3 4 5 6 से भागा लगा लो, काम खत्म। इसका आंसर बताना है, या फिर देख लेते हैं 1 मिनट में। 8 2 10, 8 18, 8 2 10 यानी कि 8 4 5 4 9 348 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 348, और 6 से भागा लगा लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 6 5 30 8 6 48, यानी कह सकते हैं कि बी का जो है औसत, बी का अनुमानित जनसंख्या कितनी है भाई, लाख में। लाख में कितनी, 58 लाख। काम खत्म। और है तो चलिए ख़त्म। आपको भी बढ़िया से घर पे प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा चैनल से लोगों को जोड़ना है। और देखिए इसी चैनल के लिंक में, आप चैनल में जब जाइएगा तो टेलीग्राम और ये फेसबुक, मेरे फेसबुक पेज दोनों का लिंक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज दोनों। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिएगा तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी जिसे देखिए ये लिखा पढ़ी किए हैं ना, ये जो भी लिखा पढ़ी किए हैं क्वेश्चन वगैरह जो भी इस पर काटकुट, ये सब इसका हूबहू यहीं हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF के रूप में, और आप चाहिएगा तो उसको देख करके मोबाइल में थोड़ा बहुत अगर इच्छा है तो आप कर सकते हैं। लोगों को भी जोड़ना है,
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ते रहना है।